नमस्कार साथियों, मैं योगेश महरिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं महिला एवं बाल अपराध से संबंधित भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियमों के बारे में, भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों के बारे में। तो उसी श्रृंखला में आज हम सबसे पहले महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 की बात करने वाले हैं। यह अधिनियम काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको सबसे पहले पढ़ाने का कारण ये भी है क्योंकि 2018-2019 में ये सबसे अधिक चर्चा में रहा था, यानी कि इसके कानूनी प्रावधान को लेकर या इस प्रकार का जो है सबसे अधिक चर्चा में है। और वर्तमान में भी आप जिस तरीके के घटनाक्रम देख रहे हैं उसके अनुसार ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की बात आज हम करने वाले हैं। तो चलिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी सवाल बनते हैं टू द पॉइंट हम बात करने वाले हैं। मेरे साथियों, विशेष निवेदन, कक्षा पूरी लीजिएगा, क्योंकि यदि आपको पूरे 5 नंबर पक्के करने हैं तो कक्षा पूरी लेनी होगी। और जब आप कक्षा पूरी लेंगे तो क्लास पूरी होने के बाद में आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013। सबसे पहले मैं ये बात करूं, इसके कुछ अन्य नाम हैं, यानी कि हमसे पहला ही सवाल अगर मैं आपसे यूं कहूं, दूसरा सवाल अन्य नामों से भी इसे जाना जाता है। सबसे पहले हम इसे क्या कह सकते हैं और क्या कहा जाता है? कामकाजी महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। ठीक है, अगला है नंबर 2, कामकाज अधिनियम। अगला है वर्क प्लेस एक्ट। नंबर 4, विशाखा दिशा निर्देश। नंबर 5, राजस्थान बनाम विशाखावाद। देखिए साथियों, आपको ये लग रहा होगा कि सर अपने मन मर्जी से ये चीज़ें लिख रही है। जी नहीं, मैं अपनी मन मर्जी से यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी बात नहीं लिख रहा हूँ। आपको ये मैं अच्छे से दिला दूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो ले लो, अन्य स्टेट्स के एग्ज़ाम ले लो, वहाँ पर ये सवाल पूछे जा चुके हैं और मैंने इन्हीं का संकलन इस प्रकार से किया है कि यदि आपका एग्जामिनर यहाँ से सवाल बनाए तो हम उसका उत्तर देने में सक्षम हो सके। देखिए, मैं आपको बता दूं, विशाखा दिशा निर्देश ये तो अभी हाल ही में सीटेट के एग्ज़ाम में भी आपसे पूछा गया था, यानी कि जो पिछले साल सीटेट का पेपर हुआ था उसमें साफ साफ पूछा गया था विशाखा दिशा निर्देश का संबंध किससे है? कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम से। उम्मीद कर रहा हूं आपकी बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए, इस प्रकार से आपके सामने हम इनको 5 नाम से, इसको अन्य 5 नामों से पुकार सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कामकाजी महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, वही बात हो गई, क्योंकि क्या है, ये कार्यस्थल पर जो महिलाएं काम कर रही हैं उनका संरक्षण प्रदान करता है।
कामकाज अधिनियम, ठीक है, वर्क प्लेस एक्ट, इसी को इंग्लिश में बोल दिया गया क्योंकि जब ये संसद में प्रस्तुत किया गया था तब इसे वर्क प्लेस बिल के नाम से रखा गया था। आगे हम बात करें विशाखा दिशा निर्देश। ये सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए थे। विशाखा दिशा निर्देश क्या थे, क्यों जारी किए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राजस्थान बनाम विशाखाबाद 1997, यानी कि ये एक विवाद है, हम कहें ये एक केस है जो कहां पर गया था, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए गया था और इसके परिणाम स्वरूप इसकी सुनवाई पूरी करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए थे उसे हम विशाखा दिशा निर्देश के नाम से जानते हैं। ठीक है, मामला क्या था मैं आपको वैसे बता देता हूं, इसमें हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए राजस्थान के अंदर 1992 में सामाजिक कार्यकर्ता एवं महिला बाल विकास विभाग की हम बात करें, साथ ही के साथ बाल विवाह रुकवाने के विरोध में, बाल विवाह का विरोध करने पर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और ऐसी परिस्थितियों में जब उसके साथ ये घटनाक्रम हुआ तो विशाखा एवं अन्य महिला समूहों ने कार्यस्थल पर महिलाओं के संरक्षण के लिए जवाबदेही एवं कानूनी प्रावधान बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक PIL, जिसको हम जनहित याचिका कहते हैं, दायर की और उसी के परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 1997 यानी कि 1997 में निर्णय सुनाया और उसके बाद में विशाखा दिशा निर्देश या विशाखा गाइडलाइंस जिसे हम कहते हैं ये जारी किए और सरकार को कहा कि आप इस संबंध में कानूनी प्रावधान करिए। यानी कि 1997 ने सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए और वर्क प्लेस एक्ट जो हम लेकर आए 2012 में, और ये अधिनियम कब बना, 2013 में। यानी कि वर्क प्लेस बिल हम 2012 में संसद में लेकर आए और 2013 में इसे कानून का दर्जा दिया गया। तो यहां तक की बात उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बात करते हैं। इसके बाद में साथियों देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए वो क्या कहते हैं, यानी कि इस एक्ट के अनुसार, मैं सीधा लिख रहा हूं, वर्क प्लेस एक्ट दो 2013 में क्या क्या समाहित किया गया है सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश देने के बाद में। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना कि लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक उत्पीड़न भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 का उल्लंघन है और इस बात को वर्क प्लेस एक्ट यानी कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में भी इस बात को शामिल किया गया है साथियों। ठीक है, अब इसके बाद में इससे संबंधित अन्य सवाल, वर्क प्लेस एक्ट कब बना, कब राष्ट्रपति ने अनुमति प्रदान की, कब ये राजपत्र में प्रकाशित हुआ और कब हम बात करें वर्क प्लेस एक्ट लागू हुआ। तो ये सभी प्रावधान मैं आपको इधर लिखवाने वाला हूं टू द पॉइंट। देखिए सबसे पहले एक्ट बना तो 2013 के अंदर ये कानून बन गया। राष्ट्रपति से अनुमति, यानी कि कानून कब बनेगा, जब इसे राष्ट्रपति अनुमति प्रदान करेंगे। 22 अप्रैल 2013 को भारत के राष्ट्रपति ने इस अधिनियम को अनुमति प्रदान की। फिर ये क्या होता है, राजपत्र में प्रकाशित होता है। अगले ही दिन हम बात करें 23 अप्रैल 2013 को राजपत्र में इसका प्रकाशन होता है।
ठीक है, फिर इसको लागू किया जाता है और ये लागू होता है 9 दिसंबर 2013 से। तो आपके सामने जो सवाल बनते हैं वे सारे क्लियर हैं। तो चलिए हम एक बार इन्हें पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेस समझा देता हूँ, साथ में हम यहाँ पर पहले एक और बात कर ले, एक्ट की प्रकृति कैसी है, यानी कि ये एक्ट बनाया संसद ने किस प्रकार का है, इसको हम कहते हैं ये है सांविधिक। देखो सांविधिक क्या होता है इसकी भी हम बात कर लेते हैं। देखिए यदि किसी भी विषय वस्तु का वर्णन, किसी भी कानून का हम बात करें संविधान में वर्णन है तो उसे हम कहते हैं संवैधानिक। यदि किसी भी विषय वस्तु का उल्लेख किसमें है, संविधान में है, या उसे संविधान में शामिल किया गया है तो उसे हम क्या कहते हैं, संवैधानिक। लेकिन यदि किसी भी कानून का निर्माण भारतीय संसद द्वारा निर्मित होता है, भारतीय संसद के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है तो उसे हम कहते हैं सांवैधिक। यानी कि ये भी एक कानून है लेकिन इसका उल्लेख संविधान के अंतर्गत नहीं है या संविधान में शामिल नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे हम यहां से बात करें तो ये सभी सवाल क्लियर करने के बाद में इसमें अब यहां से इस एक्ट के प्रमुख प्रावधान शुरू होने वाले हैं और वे क्या हैं, देखिए वर्क प्लेस एक्ट में आठ अध्याय व 30 धाराएं हैं। कितने हैं, 8 अध्याय व 30 धाराओं का वर्णन इसमें किया गया है। अब यहां से आपके जितने भी सवाल बनते हैं वे सभी कवर हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं 1 मिनट के अंदर वापस इसका पूरा रिवीजन करा देता हूं, जिससे आप ये जो एक्ट पढ़ रहे हैं सभी एक्ट हमें इसी फॉर्मेट में पढ़ने, इसी प्रकार से पढ़ने हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं इस पर थोड़ा विशेष जोर दे रहा हूं और आपका थोड़ा सा समय भी लग रहा है, लेकिन यदि आपने एक बार ये फॉर्मेट समझ लिया तो उम्मीद करता हूं आगे के सभी एक्ट्स में इतना टाइम नहीं लगेगा। चलिए देखिए, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम का अन्य नाम क्या है, कामकाजी महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, कामकाज अधिनियम, वर्क प्लेस एक्ट, विशाखा दिशा निर्देश। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपको एक तो ये याद रखना है विशाखा दिशा निर्देश का संबंध किससे है, या फिर हम कहें महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम किस वाद के बाद में अस्तित्व में आया, किस वाद के कारण आया, तब आपको ये याद रखना है राजस्थान बनाम विशाखा वाद। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें यानी कि वर्क प्लेस एक्ट, यानी कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम। एक्चुअल यदि आपसे पूछे तो वास्तव में अगर आपसे पूछे तो यही अधिनियम एकदम जो आपके सामने लिखा गया है यही सही है। ये तो सिर्फ क्या है, हम कह सकते हैं कि ये तो सवाल पूछने का एक फॉर्मेट है, एक तरीका है। बाकी वास्तव में यदि आपसे पूछे कि महिलाओं से संबंधित अधिनियम है और आपके सामने एक ये ऑप्शन में हो, एक ये हो और एक ये हो, एक ये हो, तो आपको याद रखना है यही राइट होगा। चलिए लैंगिक उत्पीड़न, अब सवाल यहां से बनता है लैंगिक उत्पीड़न भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेदों का उल्लंघन है, तो अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है। ठीक है, आगे देखिए आपसे सिर्फ यहां से सिंपल सा सवाल पूछा जाएगा, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम। आपके सामने 4 अधिनियम होंगे, कब बने आपसे सीधा ये पूछ लिया जाएगा, एक तो सुमेलित करो या फिर सीधा एक के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो ये कब बना था, 2013 में। ठीक है, आगे राष्ट्रपति से अनुमति कब मिली, 22 अप्रैल 2013 को। राजपत्र में प्रकाशित 23 अप्रैल 2013 को। लागू कब हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट, आप ये 2 याद भी नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये लागू कब हुआ ये इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर 2013 को। इस एक्ट की प्रकृति कैसी है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कैसी है, सांविधिक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यदि मैंने किसी चीज़ को इंपॉर्टेंट लगाया है तो उसको तो आपको याद करना ही है, आप भले रट के करिए कैसे भी करिए, क्योंकि सवाल जो बनने हैं वो आपके सामने हैं। ये संभावित सवाल हैं और ये कन्फर्म सवाल हैं।
वर्क प्लेस एक्ट में 8 अध्याय व 30 धाराएं हैं। ठीक है, तो यहां से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करने वाले हैं ये इन 8 अध्यायों के अंदर जो ये 30 धाराएं हैं, ये धाराएं क्या हैं, इनकी हेडिंग्स क्या हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे, ताकि हम जब इनकी डिटेल पढ़े तो हमें काफ़ी अच्छे से एक एक कंसेप्ट आसानी से समझ में आ सकेगा कि इस अधिनियम में क्या बताया गया, कौन सी धारा में किस बात का प्रावधान किया गया है। क्योंकि एग्जामिनर ने अगर एक भी सवाल ऐसा पूछ लिया, ऑप्शन 4 दे दिए कि विशाखा दिशा निर्देश के संबंध में निम्न में विशाखा एक्ट के संबंध में, याद रखिएगा इसको हम विशाखा एक्ट भी कहते हैं, मैंने शायद यहां नहीं लिखा, इसको भी लिख लो, माफ कीजिएगा, यहां पर आप इसको एक और ऐड कर लीजिएगा, विशाखा एक्ट भी इसे कहा जाता है या विशाखा अधिनियम भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको आगे इससे संबंधित धाराओं के बारे में बात कर सकूं। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वो पॉज करके ले सकता है। चलिए, धाराएं कितनी बताई मैंने आपको, 30 धाराएं, और अध्याय कितने बताए, 8 अध्याय। क्योंकि इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो भी किसी अधिनियम में अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो इन अध्यायों एवं इन धाराओं पर ही निर्भर करता है कि इसके अंदर जो है क्या क्या लिखा गया है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं धारा 1 में क्या है। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, ठीक है, अधिनियम का जो भी नाम होगा वो अधिनियम का विस्तार कहां तक होगा और अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि। साथियों, 3 चीजें यहां पर धारा 1 में मुख्य रूप से लिखी जाती हैं। संक्षिप्त नाम आपका यही है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013। विस्तार, इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। ठीक है, लागू होने की तिथि मैंने आपको बताया अभी 9 दिसंबर 2013। ठीक है, नंबर 2, धारा 2 किस बात का प्रावधान करती है, परिभाषाएं, यानी कि इस अधिनियम के अंदर जिस जिस बात का विशेष विवरण किया गया है, जैसे हम बात करेंगे व्यवथित महिला, नियोजक, ठीक है, अधिकारी, कार्यस्थल, तो उस प्रत्येक चीज की परिभाषा के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी, किस प्रकार का उसको बताया गया, वे सभी परिभाषाएं कहां होंगी, इस अधिनियम के अंदर होंगी। अब मैं आपको एक और बात इसी कक्षा के अंदर बता देना चाहता हूं कि जैसे हम जितने भी अधिनियम पढ़ेंगे उन सभी में ये 2 धाराएं ऐसी कैसी सेम रहने वाली हैं। यानी कि धारा 1 में यही संक्षिप्त नाम होगा उस एक्ट का, वही विस्तार कहां तक है, प्रवृत्त होने की तिथि, 3 चीजों का उल्लेख मिलेगा। और धारा 2 में इस अधिनियम से, जैसे लैंगिक उत्पीड़न की हम बात करें, परिभाषा कौन से धारा में दी गई है, धारा 2 में। जितनी भी परिभाषाएं होंगी वो कौन सी धारा में होंगी, धारा 2 में, इस अधिनियम से संबंधित। और अन्य जो अधिनियम होंगे उन अधिनियमों से संबंधित उस अधिनियम की धारा 2 में समस्त प्रकार की परिभाषाओं को समाहित किया जाता है। तो आपको यहां पर ये 2 चीजें तो मुख्य रूप से आपको जो है शुरू में याद रखनी है, क्योंकि किसी भी एक्ट के अंदर ये दोनों सेम इसी प्रकार से रहती है, इनमें कोई फेरबदल नहीं होता है साथियों। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं धारा 3, लैंगिक उत्पीड़न का निवारण। धारा 4, आंतरिक परिवाद समिति का
गठन। धारा 5 जिला अधिकारी की नियुक्ति। धारा 6 जिला अधिकारी द्वारा स्थानीय परिवाद समिति का गठन। आगे हम बात करें धारा 7 स्थानीय परिवाद समिति की संरचना, कार्यकाल, अन्य शर्तें। ठीक है साथियों, धारा 7 तक आपका ये कंप्लीट हो चुका है। धारा 8 अनुदान एवं लेखा परीक्षा। धारा 9 लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत। या परिवाद जिसको हम कहते हैं। धारा 10 सुलह का प्रावधान। धारा 11 परिवाद की जांच। धारा 12 जांच कार्यवाही, जांच लंबित रहने के दौरान कार्यवाही, जांच लंबित रहने के दौरान कार्यवाही। धारा 13 जांच रिपोर्ट। धारा 14 मिथ्या या दोषपूर्ण आरोप लगाने पर दंड का प्रावधान। धारा 15 प्रतिकर का अवधारण। ठीक है साथियों, मुख्य रूप से हमारे सामने हमें जो बातें पढ़नी हैं
वो इन्हीं सभी धाराओं में है। हालांकि धारा 20 तक हमें पढ़ना है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हम पूरा धारा 30 तक पढ़ेंगे। आपको पूरी 30 धाराएं मैं लिखवाऊंगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है उन्हें हमें पहले कवर करना है। तो चलिए मैं यहाँ से आपको सारे क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले परिभाषाएं मैंने आप बता चुका हूं। लैंगिक उत्पीड़न का निवारण, यानी कि इस अधिनियम के तहत लैंगिक उत्पीड़न क्या किया गया है, निषेध बनाया गया है, ठीक है। और लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषाओं के अतिरिक्त जो कुछ प्रकार हैं वो इसमें बताए गए हैं, जैसे धमकी देना, नौकरी से निकाल देना, दुर्व्यवहार करना वर्क प्लेस पर इत्यादि वगैरह, ये सब चीज़ें। आंतरिक परिवाद समिति का गठन, यानी कि प्रत्येक ऐसा कार्यस्थल जहां पर कम से कम 10 या उससे अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं, उस प्रत्येक स्थान पर आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाएगा। अब इसकी सदस्य संरचना कितनी होगी, कार्यकाल 3 वर्ष होगा, सदस्य संरचना में 4 सदस्य होंगे, इन सभी की बात हम खुलकर करेंगे पूरा एक एक पॉइंट के बारे में। आगे जिलाधिकारी की नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा जिलाधिकारी की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। अब जिलाधिकारी किसे नियुक्त किया जाएगा, ठीक है, इसके बारे में भी हम अगली कक्षा जो होगी उसमें बात करेंगे, ठीक है। पहले तो मजिस्ट्रेट, फिर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर या उप कलेक्टर को यहाँ पर जो है इसके जिलाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। आगे हम बात करें स्थानीय परिवाद समिति की संरचना, जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय परिवाद समिति का गठन, यानी कि जिलाधिकारी जो होगा वो स्थानीय परिवाद समिति का गठन करेगा। स्थानीय परिवाद समिति का गठन इसलिए किया जाता है कि मान लो किसी स्थान पर 10 सदस्य काम नहीं कर रहे और वहां पर महिला के साथ इस प्रकार की कोई उत्पीड़न घटना घटित होती है, या जो खुद नियोजक है यानी कि जो इस कार्यस्थल का मालिक है जहां पर आंतरिक परिवाद समिति गठित है उसका मालिक है, उसके खिलाफ तब भी हम बात करेंगे स्थानीय परिवाद समिति में हम वाद दायर कर सके, इसलिए इसका गठन किया जाता है। स्थानीय परिवाद समिति की संरचना, कार्यकाल एवं अन्य शर्तें, यानी कि इसके कितने सदस्य होंगे, इसके अंदर कितना इसका कार्यकाल होगा, क्या इसकी शर्तें होंगी, इनके बारे में। अनुदान एवं लेखा, यानी कि इसके संबंध में जो पैसा प्राप्त होगा वो, और उसकी जो है ऑडिट लेखा परीक्षा जिसे हम कहते हैं, इसकी बात की गई है। लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत या परिवाद, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये की गई है और ये आपसे एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत या परिवाद, कि महिला किस धारा के अंतर्गत अपने लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत कर सकती है। धारा 9 के अंतर्गत वो किसी भी प्रकार के लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत या परिवाद दर्ज करा सकती है। अब देखो ये सारे क्रम से हैं, आप इसको अच्छे से समझना। जब परिवाद दायर होगा तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले सुलह की जाएगी, यानी कि अगर किसी के बीच में कोई मामला गड़बड़ा गया, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो गया, मान लीजिए, सबसे पहले क्या करवाई जाती है, सुलह। और अगर सुलह नहीं होती है तो क्या किया जाता है, जो परिवाद प्रस्तुत किया गया है उसका क्या की जाती है, जांच। तो परिवाद की जांच, और उसके बाद में भी यदि जांच चल रही है, उस समय जो जिसका उत्पीड़न हुआ वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो जांच लंबित रहने के दौरान भी कार्रवाई की जा सकती है। ये कौन सा कहता है, धारा 12, ठीक है। अब इसके बाद में अंतिम क्या आती है, जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाती है धारा 13 के अंतर्गत, ठीक है। और यदि जांच में ये पाया गया कि मिथ्या या दोषपूर्ण आरोप लगाए गए हैं, किस पर, यानी कि जिस व्यक्ति के खिलाफ हम बात करें ये जांच रिपोर्ट दी थी, और जिसने लगाए जिसने आरोप लगाए हैं किसी महिला ने किसी पुरुष के ऊपर, यदि उस महिला के द्वारा लगाए गए आरोप मिथ्या या दोषपूर्ण पाए जाते हैं तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है, ठीक है। दूसरी चीज, यदि और फिर क्या होता है, प्रतिकर का अवधारण, यानी कि किसी प्रकार का कोई कंपनसेशन वगैरह जो उसको दिया जाना चाहिए। मान लीजिए किसी महिला की नौकरी चली गई साहब, उसे ज़बरदस्ती जो है प्रताड़ित करके कार्यस्थल से नौकरी से निकालने का दबाव बनाया और उसे निकाल दिया गया अनावश्यक रूप से, तो उस परिस्थिति में उसने वाद दायर किया कि साहब मेरे साथ ये घटना घटित हो रही है, और उसी के दौरान यदि उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है तो उसके लिए कुछ कंपनसेशन वगैरह, खर्चा मुआवजा वगैरह, इस प्रकार की जो कुछ चीज़ें हैं उनको यहाँ पर अवधारित किया गया है साथियों। तो चलिए बाकी धाराएं भी मैं आपको लिखवा देता हूं जिससे आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हालांकि इसके अगली कक्षा में हम एक एक धारा के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि जो सवाल बनेंगे वो अंदर से भी आपके बनेंगे। लेकिन मेरा प्रथम उद्देश्य यही है कि आपको एक बार ये धाराएं आपके दिमाग में, हम कहें
टच हो जाएं, तो जिससे क्या होगा कि आपको जो आगे के प्रावधान में पढ़ाऊंगा वे सभी आपको आसानी से समझ में आ सकेंगे। तो चलिए आप फटाफट से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे की धाराओं के बारे में बात कर सकूं। चलिए साथियों, आगे की जो धाराएं हैं वे सिर्फ हमें टू द पॉइंट, हमें उनमें एक एक लाइन पढ़नी है जिससे हमें ये पता हो सके कि उन धाराओं में क्या है। तो उसको जब हम विस्तृत रूप से इन धाराओं को पढ़ेंगे तो उस समय हम साथ में उनको समाहित कर लेंगे। लेकिन ये जो 15 धाराएं मैंने आपको बताई है, ये आपको 15 की 15 याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं 15 से सीधा एक या दो धाराएं आपसे प्रत्येक पारी में पूछे जाने की संभावनाएं रहती है और धाराओं से संबंधित जानकारी पूछने का जो है एग्जामिनर द्वारा हो सकता है यहाँ से अधिक सवाल बन सके साथियों। तो चलिए अगली बार पुनः महिला संरक्षण अधिनियम को लेकर हाजिर होऊंगा और इससे जुड़े अन्य प्रावधानों के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।